गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एम सिविल सर्विस में स्वागत है। ठीक है, आज हम चालू करने जा रहे हैं दृष्टि आईएएस के सामान्य विज्ञान जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज बुक है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, उसी को हम चालू करने जा रहे हैं और इसमें हम चौथा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बायोलॉजी का, ठीक है, जीवों में पोषण। ठीक है, चलिए तो हम चालू करते हैं और इसका पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उस पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, या आप जाके सर्च कर सकते हैं @एम सिविल सर्विस, वहाँ पर भी आपको हमारे टेलीग्राम दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं, यही बुक है। ठीक है, दृष्टि आईएएस की बुक है, सब प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, ठीक ना। और इसमें हम विज्ञान में बायोलॉजी चालू करने जा रहे हैं, बायोलॉजी का चौथा चैप्टर। ठीक है, चलिए देखिए, यही है जीवों में पोषण। पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का भरपूर स्रोत है। तो इसमें हो जाएगा अमरूद। कौन हो जाएगा? अमरूद। चलिए आगे बढ़े, इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक और जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक ना। और विटामिन सी नींबू वंश के खट्टे फल आंवला, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी, स्ट्रॉबेरी आदि में पाया जाता है और इसकी कमी से एस्कॉर्बी नामक रोग होता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखिए, एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। एक कथी होता है? वाटर सेलुबल, एक होता है फैट सेलुबल। ठीक है, देखिए, तो जल में घुलनशील कौन कौन होते हैं? विटामिन सी और विटामिन बी। और ये फैट में घुलनशील होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आते हैं वाटर में घुलनशील कौन? विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन बी के अंतर्गत आते हैं कौन? विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7 और विटामिन कौन? विटामिन बी9 और विटामिन बी12। ये जितने भी विटामिन दिखाई दे रहे हैं ये सब होते हैं कभी जल में घुलनशील विटामिन। और विटामिन ए, डी, ई, के ये होते हैं वसा में घुलनशील। चलिए देखिए, आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत आंवला है। कौन है? आंवला। विटामिन सी का प्रचुर स्रोत नींबू वंश के खट्टे फल पपीते में भी पाया जाता है। नींबू वंश के खट्टे फल में और पपीता में भी पाया जाता है। दिए गए विकल्प में आंवला इसका सर्वाधिक एवं प्रचुर स्रोत है। आगे क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित के अभाव के कारण रतौंधी होती है। तो सभी लोग जानते हैं विटामिन ए के अभाव के कारण रतौंधी होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए जिसका नाम होता है, केमिकल नाम है कथी? रेटेनॉल। कथी है? रेटेनॉल। ठीक है, रेटेनॉल ये कथी है? वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन है? वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके मुख्य स्रोत कौन कौन होते हैं? दूध, मखान, दही, अंडा, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली, गाजर, अखरोट आदि होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसमें कॉर्निया और त्वचा कोशिकाओं का सल्की भवन, वृद्धि, अवरुद्ध होना और कैरेटेमाइलेशिया आदि रोग परिलक्षित होते हैं, अतः विकल्प बी सही है। आगे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना और विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन ए की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता और विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कि वसा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है। ठीक है, तो देखिए, कोशिका कला की रचना के लिए वसाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। ठीक है, दूसरा का बोला जा रहा है कि वसाएं खाद में कैल्शियम का अवशोषण करने में शरीर की मदद करती है। यह गलत बात है। ठीक है, ये गलत दिया है। और क्षतिग्रस्त ऊतकों को सुधारने में वसा आवश्यकता है? नहीं, इसमें वसा का कोई रोल नहीं होता। अब शरीर वसाओं में उतनी तीव्रता से ऊर्जा मोर्चित नहीं कर सकता जितनी तीव्रता से कार्बोहाइड्रेट करती है। सही बात है, कार्बोहाइड्रेट से जल्दी से कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा जल्दी ऊर्जा देने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन अगर सापेक्ष में देखा जाए तो अधिक ऊर्जा कौन देती है? तो वसा देती है। लेकिन वसा को पाचन होने में समय लगता है, इसलिए यह ऊर्जा देने में समय की अवधि इसकी अधिक हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है। और लेकिन ऊर्जा अधिक मात्रा में कौन देती है? तो वसा देती है। ठीक है, उससे कम कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट देती है। चलिए तो देखिए, इसका आंसर कौन हो जाएगा? 1 और 4। स्टेटमेंट देखते हैं, 1 और 4 ए में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखिए, कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। ठीक है, जिसकी बाहरी एवं आंतरिक परत प्रोटीन के बनी होती है, जबकि मध्य की परत कथी से? लिपिड। करने का मतलब वसा से निर्मित होती है, अतः कथन 1 सही है। ठीक है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। ठीक ना, और प्रति ग्राम से कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा है, किंतु कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने के तुरंत बाद शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि वसा उतनी तीव्रता से ऊर्जा प्रदान नहीं मिलती है। यानी कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो उसे ऊर्जा तुरंत मिल जाती है, लेकिन वसा खाने के तुरंत बाद ऊर्जा नहीं मिलती, उसमें पाचन होने में अधिक समय लगता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला जाए, निम्नलिखित किन मूल तत्वों की हीनता हड्डियों में कमजोरी के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए,
कैल्शियम, कैल्शियम उत्तरदायी है। उसके बाद कौन, फास्फोरस, ठीक है। हड्डियों में ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो कहने का मतलब कौन हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लीजिए, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, एक और दो ए। बोला मानव शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज खनिज आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक होते हैं। और कैल्शियम और फास्फोरस फास्फोरस शरीर के लिए आवश्यक आवश्यक लघु खनिज श्रेणी में आते हैं। इनकी कमी से दांत एवं हड्डियाँ दुर्बल हो जाती है, शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए देखिए, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या मतलब है, पोषण। पोषण दो प्रकार का होता है, क्या प्रकार से, दो प्रकार से, ठीक है। शरीर को जो अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा, इस शरीर को क्या चाहिए, अधिक मात्रा में चाहिए, तो इसीलिए इसको बोला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या बोला जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो विटामिन और खनिज लवण ये शरीर को अल्प मात्रा में होती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या बोला जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा को क्या बोला जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यदि सही नहीं है। देखिए तो गलत चुना है, तो दाल में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, ये भी सही है। अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत है, कहते बोला जाए अल्प स्रोत, ये स्टेटमेंट गलत है। बोला सब्जियां में खनिज सर्वाधिक स्रोत है, ये भी बात सही है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, ठीक है, जो कति पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की कई सौ छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। दालों में प्रोटीन का समृद्धि स्रोत है, कहेंगे मतलब दाल में प्रोटीन समृद्ध स्रोत है, दाल में प्रोटीन बहुत पाया जाता है, ठीक है। और जैसे कि ए नंबर का सही है, दूध, मखान, दही, अंडा, मछली का तेल, पालक, गाजर, अखरोट आदि विटामिन ए के क्या चीज़ है, मुख्य स्रोत है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से कति होता है, रतौंधी नामक रोग होती है। तो हम थोड़ा सा प्रोटीन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो होती है जिसको बोला जाता है कौन चीज़, अमीनो अम्ल। क्या बोला जाता है, अमीनो अम्ल, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा अमीनो अम्ल है, ठीक है, बहुत सारा अमीनो। अब ये अमीनो अम्ल एक तरफ संगठित हो जाते हैं, तो इसी को बोला जाता है पेप्टाइड। क्या बोला जाता है, पेप्टाइड। जब बहुत सारा पेप्टाइड एक तरह इकट्ठा हो जाते हैं, इसी को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड। क्या बोला जाता है, पॉलीपेप्टाइड। यहाँ तक क्लियर है। ये जो पॉलीपेप्टाइड दिखाई दे रहा है, यही पॉलीपेप्टाइड होता है, कौन चीज़, प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक फैक्ट और इसको भी जान लीजिए, जैसे मछली के तेल, मछली में पाया जाता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ठीक है, फैट पाया जाता है, कौन चीज़, ओमेगा 6 और ओमेगा 3। देखिए ओमेगा 3 जो होता है ये भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है। भ्रूण का मतलब भ्रूण, जब गर्भवती महिला होती है तो उसमें जो बच्चा का विकास होता है भ्रूण होता है, ठीक है। जब बच्चा सबसे पहले कथी रहता है, जाइगोट के बाद कथी बनता है, भ्रूण। तो भ्रूण में क्या मतलब भ्रूण में मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए गर्भवती महिला को सुझाव दिया जाता है कि मछली का सेवन करना चाहिए। अब देखिए, और वयस्क में करने को कैंसर और मधुमेह के रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, इसको याद रखिएगा। ओमेगा 3 जो होता है कथी, भ्रूण के विकास के लिए, भ्रूण में क्या मतलब मस्तिष्क और हृदय के बच्चा का विकास होता है। उसके बाद आता है वयस्क में कैंसर और मधुमेह रोकथाम के लिए। अमीनो अम्ल समझ गए आप, अमीनो अम्ल का मतलब प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, अमीनो अम्ल। यहाँ तक क्लियर। और प्रोटीन का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। प्रोटीन में कौन कौन चीज़ होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। देखिए अब हम आते हैं न्यूट्रिएंट्स। देखिए न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब है पोषण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स भी क्या प्रकार के, दो प्रकार के होता है। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसको समझिए। देखिए जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कौन चीज़, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। का है कि इसलिए बोला जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा को हमारे शरीर को अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसलिए इसको बोला जाता है कौन न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि को हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया हुआ है, देखिए कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में कति करता है, सहायता प्रदान करता है। इनकी मुख्य स्रोत कौन कौन है, मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, अनाज, ठीक है, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम आदि होते हैं, ठीक है। अतः कथन सी सही नहीं है। खनिज शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, यद्यपि शरीर को ये अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक ना। इसीलिए बोला जाता है इसको कौन न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन, खनिज लवण हो गया, विटामिन और खनिज लवण, किंतु इनके बिना शरीर का सुचारू रूप से कार्य करना असंभव है, ठीक है। फल एवं हरी सब्जियां खनिज का कथी होती है, समृद्ध स्रोत होती है। चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर में बोला जा रहा है मसूरों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कौन विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी के कमी से, ठीक है। मसूरों से रक्तस्राव, ठीक है।
चलिए अब हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है मसूरों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना और कीड़ों का भंगूर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है। ठीक है, तो देखिए तो ये होता है विटामिन सी के कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन सी के कमी के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है जो नींबू वंश के खट्टे फल, आंवला, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी आदि में पाया जाता है। यह चर्म को स्वस्थ रखने के लिए एवं तंतुओं के निर्माण, दांत के डेंटिन के निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं। शरीर में इनकी कमी से कौन रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। इसकी कमी से मसूड़े से कति होने लगता है? रक्तस्राव और दांत गिरने लगते हैं, घाव भरने में देरी आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। किसके कमी के कारण? तो विटामिन सी के कमी के कारण। 8 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। 8 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, सही को चुनना है। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। बोला कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के लिए ऊर्जा के लिए एकमात्र स्रोत है। 2 नंबर में बोला जा रहा है अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा वसा उपापचय होने पर अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है। ये आंसर सही है, 2 नंबर सही है। ठीक है, इसका हो जाएगा कि केवल 2 बी। ठीक है, चलिए देखिए कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रमुख खाद्य पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा को कति बोला जाता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं। ठीक है, जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जिसको शरीर की अधिक मात्रा में आवश्यकता किसको होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसी के लिए इसको बोला जाता है कौन न्यूट्रिएंट? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्रति ग्राम वसा की उपापचय प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है। अतः कथन 2 सही है। 9 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होती है? तो कहने का मतलब है विटामिन डी और के। कौन? खाली विटामिन डी और के क्या होता है? हमारी त्वचा के द्वारा कथी किए जाते हैं? संश्लेषित किए जाते हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा? विटामिन डी। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की उपापचय अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। इनकी सहायता से इनमें सहायक आहार भी कहा जाता है कि किसको? खनिज लवण को। ठीक है, विटामिन और खनिज लवण को सहायक आहार भी कहा जाता है। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। ठीक है, और विटामिन के तथा विटामिन डी इनके अपवाद है। कहने का मतलब कोई भी विटामिन जो है हमारे शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, लेकिन अपवाद में विटामिन डी और के है जिसको हमारा शरीर संश्लेषित कर लेता है। त्वचा में संश्लेषित रहने वाले विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। अतः इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती है। अब हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। ठीक है, गलत चुनना है। सभी प्रोटीन कहने का मतलब एंजाइम होते हैं, ये बात तो सही नहीं है, गलत चुनना है। तो सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सी नंबर में बोला जा रहा है कि सभी वस्तुएं सभी वसाएं ऊर्जा समृद्ध यौगिक होते हैं। डी नंबर में बोला जा रहा है ग्लूकोज एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है। तो कहने का मतलब इसमें से गलत चुनना है। तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ये भी बात सही है। ठीक है, ग्लूकोज एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है। और बोला सभी वस्तुएं ऊर्जा समृद्ध यौगिक होती है, यह भी बात सही है। ठीक ना, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, ये बात एकदम गलत है। क्या है? गलत है। ये तो क्लियर है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो वही बात देखते हैं। तो मनुष्य में पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण शामिल होते हैं। ठीक है, शामिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा समृद्ध होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। इनसे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अतः कथन सी सही है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में? मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। ग्लूकोज एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में होता है। पूछ देगा कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में होता है? तो ग्लूकोज के रूप में होता है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। और मूलतः एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। वे जैव रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। इनका निर्माण नाइट्रोजनीय पदार्थ या अमीनो अम्ल के संश्लेषण के द्वारा होता है, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। अतः कथन बी सही है एवं कथन ए सही नहीं है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजनिक कार्बनिक पदार्थ होता है जिनका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर होता है। ये ऊतकों का निर्माण करने में और उनकी मरम्मत एवं शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। यहाँ तक क्लियर है? 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रक्त के थक्का बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के है? ये सभी लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, इसको जान लेते हैं। विटामिन क्या? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, कथी होता है? फिलोक्विनोन। कथी होता है? फिलोक्विनिन। और ये वसा में घुलनशील विटामिन है जिनका मुख्य स्रोत कथी होता है? हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, दूध उत्पादन, सोयाबीन आदि। यह विटामिन रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक भूमिका निभाती है। इसके कमी से चोट लगने पर रुधिर का थक्का न जमने से अत्यधिक रक्तस्राव होने लगता है। अतः कथन डी सही है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। कितना नंबर दिया हुआ है? 12 नंबर। देखिए
12 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से युग्म सुमेलित है। देखिए विटामिन डी, विटामिन सी के कमी से कौन से रोग होता है? तो स्कॉर्बी। ठीक है, विटामिन डी के कमी से कौन होता है? तो रिकेट्स। विटामिन ई के कमी से कहने को रात्रि अंधता नहीं होता है। ठीक है, तो इसका गलत कौन हो जाएगा? 3। तो इस तरह से सही उपयुक्त में से सुमेलित सही कौन कौन हो गया? तो 1 और 2 कहने का मतलब आंसर ए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखिए, तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम कथी होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कथी होता है? एस्कॉर्बी रोग होता है। इसमें व्यक्ति के शरीर की त्वचा पर कथी होता है? लाल चकत्ते हो जाने के साथ ही उसे बुखार आ जाता है। ठीक है, देखिए, और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरोल है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। इसको याद कर लीजिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम कथी होता है? कैल्सीफिरोल, और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है जिसमें व्यक्ति की हड्डियां अत्यंत कमजोर होती है। रात्रि अंधता या रतौंधी विटामिन ए के कमी के कारण होता है, न कि ई के कारण। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? इस रोग से प्रभावित व्यक्ति दिन में तो ठीक से देख पाता है, किंतु रात्रि में उसे पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। चलिए अब हम आते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन पर। बोला जा रहा है निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा और सोडियम। ठीक है, उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशिया के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है? तो कहने का मतलब पेशिया के संकुचन और फैलाव के लिए कैल्शियम, लोहा और सोडियम, इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो डी नंबर सही हो जाएगा। तो व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिए, सामान्यतः मांसपेशियों में संकुचन से तात्पर्य है मांसपेशियों के फाइबर में तनाव उत्पन्न होना। मांसपेशियों में संकुचन के बाद रिलैक्सेशन होता है। पहले संकुचन होता है, उसके बाद रिलैक्स होती है, जो मांसपेशियों में न्यूनतम तनाव की अवस्थिति होती है। स्लाइडिंग फिलामेंटिंग सिद्धांत के अनुसार मांसपेशियों के संकुचन, क्या बोला जा रहा है? संकुचन में कैल्शियम, पोटेशियम तथा सोडियम आयनों की आवश्यकता होती है। ठीक ना। अब आता है मायोग्लोबिन, एक लौह युक्त यौगिक है। ठीक है, कौन? मायोग्लोबिन, जो लोहा से बना लौह युक्त यौगिक है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को होता है। ठीक है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के ऊतकों के भीतर ले जाता है। कहने का मतलब मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों के भीतर ले जाता है, जिससे कोशिकाओं में वायवीय श्वसन होता है। इसके अभाव में अवायवीय श्वसन होता है, जिससे मांसपेशियों में किसको होने लगता है? मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कौन से लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है, जो पेशी तनाव का कारण बनता है, और इससे मांसपेशियों का सामान्य संकुचन व रिलैक्सेशन कथी होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, इस प्रकार लौह का भी मांसपेशियों में संकुचन में भूमिका है। अतः डी सही उत्तर है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ऑक्सीकरण रोधी तत्व के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी ही तत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य बने रहने के लिए दीर्घ आयु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं या शरीर में जब डाइजेशन पाचन का सिस्टम चलता है, तो उस समय क्या होता है कि ऑक्सीजन का माइनस कण निकलता है। ठीक है, ऑक्सीजन का माइनस कण निकलता है। ठीक है, और यह बहुत ही हानिकारक होता है। कभी होता है बहुत ही हानिकारक। अगर ये ऑक्सीजन के माइनस कण अगर अग्नाशय से टकरा जाए तो इंसुलिन स्रावन को यह क्या कर देती है? बंद कर देती है। अगर आँख से टकरा जाए तो क्या हो जाता है? मोतियाबिंद हो जाती है। इसलिए जब खाना खाया जाता है तो उसमें से कहने का मतलब ऑक्सीजन के O- कण बाहर निकलते हैं। ठीक ना, और इसको रोकने के काम करता है, जो उसी को हम बोले जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोला जाता है? एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, जब हम खाना के साथ साथ सलाद उलाद खाते हैं तो वो भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट में आते हैं कौन? विटामिन ए, ई और सी। इसके साथ साथ सेलेनियम। कती आता है? सेलेनियम। ठीक है, ठीक ना, इसी को बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीजन के O- निगेटिव आयन को कथी कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक ना, इसीलिए पहले के ज़माने में अभी भी जब वृद्ध लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ साथ हरी मिर्च भी खाते हैं। हरा मिर्च कथी होता है? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन के O- आयन को कथी कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम क्वेश्चन के ऑप्शन पर आते हैं। देखिए, बोला जा रहा है कि ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देता है जो विटामिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। आमतौर पर विटामिन होता है और विटामिन हीनता नहीं होने देने में मदद करता है। इससे इसका कोई लेना देना नहीं। एंटीऑक्सीडेंट ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। इससे भी इसका कोई लेना देना नहीं। और ये शरीर में उपापचय के उत्पादक के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को कथी कर देते हैं? निष्क्रिय कर देते हैं। शरीर में जब उपापचय की क्रिया होती है, ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सीजन के O- कण निकलते हैं तो उसको कथी कर देते हैं? निष्क्रिय कर देते हैं। तो इसी को बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है।
ऑक्सीकरण रोधी, जिसी को बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट तत्व सामान्यतः कथी ताजे फल सब्जी तथा हरी सब्जियों में पाए जाते हैं, ठीक है। यह शरीर में उपापचय क्रिया के परिणाम स्वरूप मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बना देता है तथा शरीर में विषाक्त पदार्थ की कमी लाती है, ठीक ना। ऑक्सीकरण रोधी तत्व सामान्यतः कौन? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और पॉलीफेनॉल्स तथा अन्य खनिज होते हैं। ये मुक्त रेडिकल्स को शांत करके मानव शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। एंटीऑक्सीडेंट न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियाँ जैसे कि अल्जाइमर और पार्किंसंस के उपचार में सहायक होते हैं। चलिए अब हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। कितना नंबर है? 15 नंबर। देखिए 15 नंबर में बोला जा रहा है कि बाजार में बिकने वाली एस्परेटम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्ल से बना होता है और अन्य अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इस इस्तेमाल का क्या आधार है? तो देखिए पहला बात बोला जा रहा है एस्पार्टेम सामान्य चीनी जितना ही होता है, मीठा होता है, किंतु चीनी के विपरीत यह मानव शरीर में आवश्यक एंजाइम के अभाव के कारण शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं बी नंबर पर बोला जा रहा है जब एस्परेटम आहार प्रसंस्करण में प्रयुक्त होता है तब उनका मीठा स्वाद तो बना रहता है, किंतु यह ऑक्सीकरण प्रतिरोधी होता है। एस्परेटम चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु शरीर में अंतर्ग्रहण होने के बाद यह कुछ ऐसे मेटाबॉलिज्म उपापचय में परिवर्तित हो जाता है जो कोई कैलोरी नहीं देते हैं। एस्परेटम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है तथा थोड़े से एस्परेटम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ तक क्लियर है। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए एस्परेटम एक कृत्रिम मिठास पैदा करने वाला पदार्थ है जिसका प्रयोग चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है, ठीक है। एस्परेटिक एसिड का मिथाइल ईस्टर है। इसका रासायनिक नाम सूत्र होता है C14H18N2 और O5। एस्परेटम चीनी से लगभग 200 गुना अधिक क्या होता है? मीठा होता है। एस्परेटम के उपापचय होने से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम मुक्त होती है, ठीक ना। चूँकि मीठा स्वाद पैदा करने के लिए काफ़ी कम मात्रा में एस्परेटम की आवश्यकता होती है, इसलिए विमुक्त कैलोरी की मात्रा नगण्य होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आहार उत्पादकों के विक्रय से जुटी एक कंपनी यह विज्ञापन करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं है। उनके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? ठीक है। तो ट्रांस फैट से हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले नंबर में बोला जा रहा है कंपनी के आहार उत्पादक हाइड्रोजनीकृत तेल के निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। 2 नंबर में बोला जा रहा है कि कंपनी के आहार उत्पादक पशु उत्पन्न वसा तेल से निर्मित नहीं किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और 3 नंबर में बोला जा रहा है कि कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभाव्यतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका का स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। देखिए ट्रांस फैट क्या होता है। देखिए ट्रांस वसा एक प्रकार का वसा है, ठीक ना, जो तेल के हाइड्रोजनीकरण से निर्मित होता है, ठीक ना। इसमें वनस्पति तेल को हाइड्रोजन की उपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब पर ठोस एवं कठोर बनाया जाता है, ठीक है। उच्च ताप एवं दाब पर कठोर बनाया जाता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर में LDL कहेंगे तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाता है, हृदय रोग को बढ़ावा देता है। इस प्रकार किसी कंपनी के जिन उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं है, इसका अभिप्राय है कि कंपनी के उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेल से निर्मित नहीं है एवं वे हृदय के क्षति नहीं पहुंचाएंगे। अतः कथन 1 और 3 सही है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से और एक बात, अगर आपको ट्रांस फैट के बारे में जानना है पूरा करने का मतलब पोषण न्यूट्रिएंट्स, तो हम इसी चैनल पर, ठीक है, हम प्ले लिस्ट बना देंगे जिसमें साइंस का वीडियो आएगा, उस पर जाके आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसको पूरी तरीके से हम ट्रांस फैट को बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से समझाए हुए हैं, जा करके आप देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। चलिए वहाँ से जाके आपका कॉन्सेप्ट ट्रांस फैट का क्लियर हो जाएगा। ट्रांस फैट के साथ साथ सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सभी क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर,
ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में शामिल है। भोजन के पोषक तत्व में कौन कौन शामिल होते हैं, तो कहने का मतलब है कौन, खनिज लवण और विटामिन आहारी रेशे। तो भोजन के पोषक तत्व में खाली शामिल होते हैं कौन कौन, खनिज लवण और विटामिन, ठीक है। आहारी रेशे जिसे बोला जाता है रुक्षांश, ये पोषण के तत्व में शामिल नहीं होते। इनको खाने से कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं होता है, लेकिन हाँ बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने का काम यही आहारी रेशे करते हैं, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए व्याख्या। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं विटामिन तथा खनिज लवण शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे, ठीक ना, रुक जिसे बोला जाता है रुक्षांश और जल भी शामिल होते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, अतः विकल्प बी सही है। चलिए अब हम आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए बोला जा रहा है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है। और 2 नंबर में बोला जा रहा है कि प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। 3 नंबर में बोला जा रहा है कि विटामिन हमारे शरीर की रोगों की रक्षा करने में सहायता करता है। तो देखिए कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से कथी करता है, ऊर्जा तो प्रदान करता है ना, ठीक है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर के वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए सहायक है, ये भी सही है, ठीक ना। विटामिन हमारे शरीर की रोग से रक्षा के लिए सहायता करते हैं, तो कहने का मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं। तो उपयुक्त तीनों कथन सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर का ऊर्जा मिलता है, ठीक ना। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, ठीक है। विटामिन हमारे शरीर को रोग से रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। अगर आप इससे जुड़े पोषण से जुड़े अगर कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं, और हम इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना है, 19 नंबर में बोला जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में, कार्बोहाइड्रेट अमीनो अम्ल, दूसरा का बोला जा रहा है मंड, और तीसरा का बोला जा रहा है शर्करा। तो बोला उपयुक्त में से कौन से कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं है। अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है, तो यही नहीं है। मंड है स्टार्च है, और बाद शर्करा ग्लूकोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है, तो ए नहीं होगा। कौन नहीं होगा, अमीनो अम्ल किसके है, तब प्रोटीन के। कौन है, प्रोटीन के। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, ठीक ना। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में, मंड और शर्करा के रूप में होते हैं, अतः विकल्प ए सही है। अमीनो अम्ल किसका प्रकार है, प्रोटीन के प्रकार है। 20 नंबर, ठीक है। देखिए 20 नंबर में बोला जा रहा है कि पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला नंबर बोल रहा है कि कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थ में उपस्थित जल से होती है, ये भी बात सही है, ठीक है। दूसरा का बात बोला जा रहा है कि जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो इसका आंसर कौन सहायता करता है, ठीक है। तो देखिए तो इसका दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। आगे देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए देखिए इसकी व्याख्या देखिए। तो दोनों कथन सही है। सामान्यतः हमारे शरीर में जितना जल आवश्यक होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम ठोस पदार्थ के रूप में या द्रव के रूप में लेते हैं, ठीक है। जैसे कि खिचड़ी, दलिया, दाल, फल, जूस, दूध और चाय इत्यादि। हमारे भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में, अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में भी जल कभी करता है, सहायता प्रदान करता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कल के वीडियो में। आगे वीडियो में हम कल 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक के लिए ठीक है। अगर वीडियो को पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। एक और बात, अगर इसका PDF चाहते हैं तो PDF हमारे कहने तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आगे वाला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से चालू करेंगे।